हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सीए केशव स्वामी, डेप्यूटी मैनेजर फाइनेंस फ्रॉम कोल इंडिया लिमिटेड और आप देख रहे हैं मेरा इन्फो ब्लॉग। आज का टॉपिक है सीआईएल एग्जीक्यूटिव डिफाइंड कंट्रीब्यूशन पेंशन स्कीम 2007, जिसको हम सीआईएल ईडीसीपीएस स्कीम भी कहते हैं और जनरली हम लोग इसे सीआईएल की एनपीएस स्कीम के नाम से भी इसको हम लोग जानते हैं। इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि सीआईएल ईडीसीपीएस स्कीम क्या है, सीआईएल ईडीसीपीएस स्कीम में कितना कंट्रीब्यूशन किया जाता है, कंट्रीब्यूशन कौन करता है, कोई भी एग्जीक्यूटिव जो है वो अपना कंट्रीब्यूशन कैसे चेक कर सकता है, कैसे व्यू कर सकता है, एग्जीक्यूटिव अपना जो पेंशन अकाउंट है उसे कैसे चेक कर सकता है, कैसे व्यू कर सकता है, एलआईसी जो हमारा फंड मैनेजर है उस पे हम लोग कैसे अपने अकाउंट को रजिस्टर्ड कर सकते हैं या उसको कैसे लॉगिन कर सकते हैं, रिटायरमेंट के टाइम पे एग्जीक्यूटिव को कितनी पेंशन मिलेगी, रिटायरमेंट के टाइम पे जो पेंशन फंड है उसमें से लमसम कितना विड्रॉ किया जा सकता है और कितने अमाउंट को मंथली पेंशन में कन्वर्ट किया जा सकता है, रिटायरमेंट पे कौन कौन से स्टेप्स हैं वो एग्जीक्यूटिव को फॉलो करने पड़ते हैं, कौन से फॉर्म फिल करने पड़ते हैं और कोई भी एग्जीक्यूटिव रिटायरमेंट पे अपना बेस्ट एन्युटी प्लान कैसे चूज कर सकता है या कैसे उसे कंपेयर कर सकता है। तो इन सब सवालों के जवाब हम इस वीडियो में जानेंगे। लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट, सीआईएल ईडीसीपीएस जो स्कीम है वो गवर्नमेंट की जो एनपीएस स्कीम है उससे बिल्कुल अलग है। बहुत बार हमें ऐसा लगता है कि ये जो गवर्नमेंट की जो एनपीएस स्कीम है वही हमारी कोल इंडिया की एनपीएस स्कीम है, लेकिन ये दोनों स्कीम्स अपने आप में बिल्कुल अलग है। कोल इंडिया की जो सीआईएल ईडीसीपीएस स्कीम है वो सीआईएल स्पॉन्सर्ड स्कीम है और जो गवर्नमेंट की जो एनपीएस स्कीम है वो गवर्नमेंट की एक स्पॉन्सर्ड स्कीम है। सो बोथ आर टोटली डिफरेंट। नाउ नेक्स्ट इज एप्लीकेबिलिटी एंड इफेक्टिव डेट। सीआईएल ईडीसीपीएस स्कीम जो है वो बोर्ड लेवल एग्जीक्यूटिव एंड बिलो बोर्ड लेवल जो एग्जीक्यूटिव है सब पे ये एप्लीकेबल होती है। इसकी जो इफेक्टिव डेट है वो 1/1/2007 है। तो 1/1/2007 को जो भी एग्जीक्यूटिव ऑन रोल थे उन पे ये स्कीम एप्लीकेबल होती है। 1/1/2007 के बाद में जो भी एग्जीक्यूटिव अपॉइंट हुए उन पर भी ये स्कीम एप्लीकेबल होती है और एमटी भी यानी कि मैनेजमेंट ट्रेनी भी इसमें कवर होते हैं। अगर मैं एक बार और इसे डिफाइन करूं तो 1/1/2007 को जो एग्जीक्यूटिव ऑन रोल थे और उसके बाद में जो भी अपॉइंटमेंट हुई है उन सब पे ये स्कीम एप्लीकेबल होती है। नाउ नेक्स्ट पार्ट इज कंट्रीब्यूशन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इस स्कीम में जो कंट्रीब्यूशन है वो कंपनी करती है। कंपनी एग्जीक्यूटिव के बेसिक और डीए का 6.99% मंथली इस स्कीम में कंट्रीब्यूट कर रही है। एम्प्लॉय भी इस स्कीम में कंट्रीब्यूशन कर सकता है, ये ऑप्शनल है, लेकिन हाल फिलहाल में कोई भी एग्जीक्यूटिव इस स्कीम में कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा है। सीआईएल कंट्रीब्यूशन को मंथली फंड मैनेजर या जो ट्रस्ट का जो अकाउंट है उस अकाउंट में ट्रांसफर करती है। सीआईएल के जो टोटल एग्जीक्यूटिव है उनके मंथली बेसिक प्लस डीए का 6.99% कंपनी फंड में ट्रांसफर करती है। ये ट्रांसफर किसी भी मंथ की जो सैलरी है उसके नेक्स्ट मंथ में 15th तक ये अमाउंट फंड मैनेजर के अकाउंट में ट्रांसफर कर दी जाती है। फंड मैनेजर मंथली इस अमाउंट को इंडिविजुअल एग्जीक्यूटिव के अकाउंट में क्रेडिट कर देती है। तो एक एग्जांपल लिया जाए तो एक XYZ एग्जीक्यूटिव है तो उसका जो मंथली बेसिक प्लस डीए है उसका 6.99% कंपनी हर महीने फंड मैनेजर के अकाउंट में ट्रांसफर करती है और फंड मैनेजर के यहाँ जो एग्जीक्यूटिव का जो इंडिविजुअल पेंशन अकाउंट होगा उस अकाउंट में वो अमाउंट क्रेडिट कर दी जाती है फंड मैनेजर के द्वारा। ये अमाउंट जो क्रेडिट होती है इसके ऊपर जो रिटर्न मिलता है या जो इंटरेस्ट क्रेडिट होता है वो एनुअली फंड मैनेजर उसको क्रेडिट करता है। नेक्स्ट इज व्हाई एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन। अगर हम ये जानना चाहें कि एम्प्लॉयर इसमें 6.99% क्यों कंट्रीब्यूट करता है, डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस है उसकी गाइडलाइन के अकॉर्डिंग कंपनी को अबाउट 30% यानी कि 30% तक कंपनी एग्जीक्यूटिव के सुपर एन्युएशन जो फंड है उसमें कंट्रीब्यूट कर सकती है। उस 30% को ही
कवर करने के लिए कंपनी सीएमपीएफ, सीएमपीएस, ईडीसीपीएस, ग्रेचुटी और सीपीआरएमएससी जो फंड है उनमें कंपनी कंट्रीब्यूट करती है। तो उसका बाइफिकेशन देखा जाए तो कंपनी 12% सीएमपीएफ में, 7% सीएमपीएस में, 6.99% ईडीसीपीएस में और 2.01% ग्रेचुटी में और 2% सीपीआरएमएससी में कंट्रीब्यूट करती है। ये जो अलग अलग सुपर एन्यूएशन फंड है उनमें टोटल कुल मिला के कंपनी 30% कंट्रीब्यूशन करती है। सीआईएल एग्जीक्यूटिव डिफाइंड कंट्रीब्यूशन पेंशन स्कीम 2007 को अगर हम एक फ्लो चार्ट से समझें तो हम उसे इस तरीके से समझ सकते हैं कि फर्स्ट जो है वो है एग्जीक्यूटिव या मेंबर, उसके बिहाव पे कोल इंडिया यानी कि सीआईएल वो कंट्रीब्यूशन करती है और कंट्रीब्यूशन को फंड मैनेजर या ट्रस्टी या जो हमारा फंड मैनेजर है एलआईसी उसे मंथली ट्रांसफर करती है। उस मंथली अमाउंट को या उस मंथली कंट्रीब्यूशन को फंड मैनेजर यानी कि एलआईसी हर एग्जीक्यूटिव का जो इंडिविजुअल पेंशन अकाउंट है उसमें क्रेडिट कर देती है। एग्जीक्यूटिव के इंडिविजुअल अकाउंट में क्रेडिट हो जाने के बाद में ये जो टोटल फंड है इसे फंड मैनेजर इन्वेस्ट करता है। ये इन्वेस्टमेंट कुछ गाइडलाइंस है, उस गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग इक्विटी में या बॉन्ड्स में या गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में ये उसके कुछ पैरामीटर्स है, उन पैरामीटर्स के बेसिस पे इन्वेस्ट किया जाता है। उस इन्वेस्टमेंट से जो रिटर्न आती है या जो इंटरेस्ट आता है उसे एनुअली एग्जीक्यूटिव के जो इंडिविजुअल पेंशन अकाउंट है उसमें क्रेडिट कर दिया जाता है। जो कंपनी मंथली कंट्रीब्यूशन करती है उसे एग्जीक्यूटिव के पेंशन इंडिविजुअल पेंशन अकाउंट में मंथली क्रेडिट कर दिया जाता है और जो रिटर्न आती है उसे फंड मैनेजर या जो एलआईसी है वो एनुअली इंडिविजुअल अकाउंट में क्रेडिट कर देता है। इस तरह से एग्जीक्यूटिव का जो इंडिविजुअल पेंशन अकाउंट है उसमें उसका एक कॉर्पस इकट्ठा होता रहता है और रिटायरमेंट के टाइम पे वो जो कॉर्पस है उसमें से 1/3 अमाउंट एग्जीक्यूटिव विड्रॉ कर सकता है। फॉर एग्जांपल अगर किसी का 50 लाख का कॉर्पस इकट्ठा होता है उसमें से 1/3 अमाउंट का उसके पास ऑप्शन रहता है कि वो एक साथ उसको विड्रॉ कर सकता है और बाकी जो 2/3 अमाउंट है उसको वो मंथली पेंशन के लिए उसे एन्युटी में कन्वर्ट कर सकता है। 2/3 अमाउंट को एन्युटी में कन्वर्ट करने के लिए इस अमाउंट को एन्युटी सर्विस प्रोवाइडर है उन्हें इस अमाउंट को ट्रांसफर करना पड़ता है। करंटली कोल इंडिया में फंड मैनेजर तो एलआईसी है लेकिन जो एन्युटी सर्विस प्रोवाइडर है जो पेंशन प्रोवाइड कर रहे हैं वो है एलआईसी, बजाज, आईसीआईसी, मैक्स लाइफ, कोटक लाइफ, एसबीआई और एचडीएफसी। ये 7 सर्विस प्रोवाइडर हैं जिनके साथ कंपनी का कोलैबोरेशन है। रिटायरमेंट के टाइम पे एग्जीक्यूटिव को इन सर्विस प्रोवाइडर में से किसी एक सर्विस प्रोवाइडर को चूज करना होता है और जो हमारा फंड मैनेजर है एलआईसी वो हमारे जो कॉर्पस इंडिविजुअल जो कॉर्पस अमाउंट है उसे इनमें से हम जिस सर्विस प्रोवाइडर को चूज करते हैं उस सर्विस प्रोवाइडर को वो कॉर्पस का अमाउंट ट्रांसफर हो जाता है और वो सर्विस प्रोवाइडर रिटायर्ड एग्जीक्यूटिव को एक मंथली पेंशन स्कीम प्रोवाइड करता है। तो फ्लो चार्ट को अगर एक बार फिर रिवाइंड करें तो एग्जीक्यूटिव या मेंबर उसके बिहाफ पे कोल इंडिया कंट्रीब्यूशन कर रही है, कंट्रीब्यूशन को फंड मैनेजर जो एलआईसी है उसे ट्रांसफर कर रही है। एलआईसी उस अमाउंट को एग्जीक्यूटिव के इंडिविजुअल अकाउंट है उसमें क्रेडिट कर देता है और फिर जो टोटल फंड होता है उसे इन्वेस्ट करता है। इन्वेस्टमेंट से जो रिटर्न आती है उसे भी हर एग्जीक्यूटिव के इंडिविजुअल पेंशन अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाता है। इस तरीके से हर एग्जीक्यूटिव का एक टोटल कॉर्पस अमाउंट इकट्ठा होता रहता है और उस कॉर्पस को रिटायरमेंट के टाइम पे पेंशन जो स्कीम है उसमें कन्वर्ट कर दिया जाता है। टोटल कॉर्पस का 1/3 जो है वो एक साथ विड्रॉ भी किया जा सकता है और 2/3 अमाउंट को पेंशन प्लान में कन्वर्ट किया जा सकता है। पेंशन प्लान के लिए कंपनी के साथ 7 जो सर्विस प्रोवाइडर एन्युटी सर्विस प्रोवाइडर है उनके साथ कोलैबोरेशन है। उनमें से किसी भी एक सर्विस प्रोवाइडर को एग्जीक्यूटिव को चूज करना होता है और उसे चूज करने के बाद एलआईसी रिटायर्ड एग्जीक्यूटिव का जो फंड है उसे उस एन्युटी सर्विस प्रोवाइडर को ट्रांसफर कर देता है और एन्युटी सर्विस प्रोवाइडर उसे अपनी जो चूज की हुई जो एन्युटी स्कीम है उसके अकॉर्डिंग मंथली पेंशन
प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट है पेंशन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। पेंशन के लिए कौन एग्जीक्यूटिव एलिजिबल होगा। कोई भी एग्जीक्यूटिव अगर सुपर एन्यूएशन पे या रिटायरमेंट पे पेंशन प्लान के लिए एलिजिबल होता है। अगर कोई एग्जीक्यूटिव एक्सपायर हो जाता है या कुछ केसेस में परमानेंट डिसेबलमेंट के केसेस में भी एग्जीक्यूटिव EDCPS स्कीम में पेंशन के लिए एलिजिबल होता है। नॉन एलिजिबिलिटी के केस है जब कोई एग्जीक्यूटिव CDA रूल के अकॉर्डिंग डिसमिस हो जाता है या सर्विस से रिमूव हो जाता है, तो वो इस स्कीम के अंडर में पेंशन के लिए एलिजिबल नहीं होता है। या कोई एग्जीक्यूटिव अगर प्रॉपर चैनल से रिजाइन नहीं करता है तो वो भी इस स्कीम में एलिजिबल नहीं होता है। नेक्स्ट इज पेंशन या एन्युटी ऑप्शंस। जो एन्युटी या जो पेंशन है उसमें कई प्रकार की स्कीम्स होती है। उन स्कीम में से एग्जीक्यूटिव को एक अपना बेस्ट जो ऑप्शन है या जो बेस्ट उसके लिए जो सूटेबल स्कीम है उसको चूज करना होता है। तो उसमें करंटली उसमें किस तरीके की स्कीम्स जो चल रही है उसके ऊपर हम लोग एक बार नजर डाल लेते हैं। उसमें एक स्कीम रहती है पेंशन फॉर लाइफ विद रिटर्न ऑफ कॉर्पस, जिसमें रिटायर्ड एग्जीक्यूटिव को अपनी पूरी लाइफ के लिए पेंशन मिलती है और उसकी डेथ पे जो कॉर्पस है वो नॉमिनी को रिटर्न हो जाता है। इसी तरीके से पेंशन फॉर लाइफ विदाउट रिटर्न ऑफ कॉर्पस, तो उसमें एग्जीक्यूटिव को पेंशन मिलता है लेकिन उसमें एग्जीक्यूटिव के डेथ होने पे जो कॉर्पस है वो जो टोटल कॉर्पस जिसका एन्युटी प्लान बना था वो रिटर्न नहीं होता है। इसी तरीके से है पेंशन ग्रांटेड फॉर 5, 10, 15, 20 ईयर्स एंड लाइफ देयर आफ्टर, कि आपको सिर्फ 5 साल के तक के लिए पेंशन प्लान चाहिए या रिटायरमेंट के 10 साल तक का पेंशन प्लान चाहिए, या इसी तरीके से 15 और 20 साल तक के, ये अलग अलग स्कीम्स हैं। उसमें आपको अलग अलग पेंशन डिसाइड होती है। तो आपको इसी तरीके से कुछ और भी है, जैसे जॉइंट पेंशन विद 50% ऑफ पेंशन टू स्पाउस। उसमें एग्जीक्यूटिव को रिटायरमेंट के बाद में एक जो पेंशन डिसाइड होती है और वो पेंशन उसे कंटिन्यू रहती है और उसके डेथ के बाद में उसके स्पाउस को भी उसका 50% पेंशन कंटिन्यू रहता है। इसी तरीके से जॉइंट पेंशन विद 100% पेंशन टू स्पाउस, उसमें स्पाउस एग्जीक्यूटिव की डेथ के बाद में स्पाउस को वो सेम पेंशन 100% पेंशन मिलता रहता है। इसी तरीके से जॉइंट पेंशन विद 100% पेंशन टू स्पाउस एंड रिटर्न ऑफ कॉर्पस, जिसमें एग्जीक्यूटिव डेथ के बाद में स्पाउस को 100% पेंशन मिलता है और स्पाउस की डेथ के बाद में कॉर्पस पे टोटल कॉर्पस पे नॉमिनी को रिटर्न हो जाता है। इस तरीके से जो सर्विस प्रोवाइडर एन्युटी सर्विस प्रोवाइडर है वो लगभग 8-9 स्कीम्स हैं। वो 8-9 स्कीम्स का ऑप्शंस एग्जीक्यूटिव रिटायर्ड एग्जीक्यूटिव को देते हैं और उनमें से किसी एक स्कीम को एग्जीक्यूटिव को चूज करना होता है। तो एग्जीक्यूटिव अपने प्रेफरेंस के हिसाब से उनमें से किसी भी एक स्कीम को चूज कर सकता है और वो जो स्कीम्स हैं उन हर स्कीम में जो पेंशन अमाउंट होती है वो अलग अलग रहती है। पेंशन अमाउंट हर 10 लाख के कॉर्पस के ऊपर डिसाइड होती है कि हर 10 लाख के ऊपर उसे हर स्कीम के अंदर कितना मंथली पेंशन डिसाइड होता है। इसे भी हम आगे एक चार्ट के थ्रू समझेंगे। नेक्स्ट है कंपैरेटिव चार्ट ऑफ पेंशन या एन्युटी सर्विस प्रोवाइडर वाइज। ये जो चार्ट दिखाई दे रहा है स्क्रीन पे, ये सर्विस प्रोवाइडर वाइज एंड अलग अलग जो स्कीम्स हैं उन स्कीम्स के अकॉर्डिंगली एक कंपैरेटिव चार्ट बनाया गया है, जिसमें कोई भी सर्विस प्रोवाइडर है वो कौन सी स्कीम में कितनी मंथली पेंशन प्रोवाइड कर रहा है उसका एक कंपैरेटिव चार्ट है। ये जो अमाउंट है वो हर 10 लाख के कॉर्पस के ऊपर मंथली पेंशन की अमाउंट है। अगर हम फर्स्ट स्कीम में देखें, जो सीरियल नंबर जो फर्स्ट है पेंशन फॉर लाइफ विद रिटर्न ऑफ कॉर्पस, तो पेंशन फॉर लाइफ विद रिटर्न ऑफ कॉर्पस की जो स्कीम है उस स्कीम में HDFC लाइफ को देखें तो 5600 मंथली पेंशन दे रही है। इसी तरीके से SBI लाइफ उसमें 5313 रुपीज मंथली पेंशन दे रही है।
LIC को देखें तो 5,689 रुपये, ICICI 5,683 और इसी तरीके से बजाज, कोटक और मैक्स लाइफ एन्युटी सर्विस प्रोवाइडर है वो अलग अलग पेंशन दे रहे हैं। इसी तरीके से जो सीरियल नंबर 2 में जो स्कीम है पेंशन फॉर लाइफ विदाउट रिटर्न ऑफ कॉर्पस, तो उसमें HDFC 7359, SBI 6502 और LIC 7415 और ICICI और बजाज, कोटक और मैक्स के भी इसमें मंथली जो पेंशन अमाउंट है वो यहाँ पे एज ए कंपैरेटिव चार्ट के रूप में दिखाई गई है। इस कंपैरेटिव चार्ट के बेसिस पे रिटायर्ड एग्जीक्यूटिव अपने लिए बेस्ट ऑप्शन जो है वो चूज कर सकता है, वो कंपेयर कर सकता है कि कौन सा सर्विस प्रोवाइडर कौन सी स्कीम में कितना अच्छा बेनिफिट या कितनी अच्छी मंथली पेंशन स्कीम दे रहा है, तो उसी के अकॉर्डिंग वो अपनी पेंशन स्कीम को चूज कर सकता है। ये जो फिगर दी गई है ये मंथली पेंशन की अमाउंट है और ये हर 10 लाख रुपए के कॉर्पस के ऊपर जो मंथली पेंशन बनती है उसका एक कंपैरेटिव चार्ट है। ये कंपैरेटिव चार्ट कोल इंडिया की वेबसाइट पे पब्लिश होता है। कभी भी कोई भी एग्जीक्यूटिव जो रिटायर होता है वो कोल इंडिया की वेबसाइट पे जाकर इस कंपैरेटिव चार्ट को डाउनलोड करके और अपनी पेंशन स्कीम को चूज कर सकता है। कोल इंडिया की वेबसाइट पे जो इसका लिंक है वो भी मैं आपको बताऊंगा कि इसे आप कैसे जाके डाउनलोड कर सकते हैं। अब एक नज़र टैक्स इम्प्लीकेशन पे भी डाल लेते हैं। कंपनी जो मंथली कंट्रीब्यूट करती है वो अमाउंट टैक्सेबल रहती है, लेकिन उसकी एक थ्रेशोल्ड लिमिट बनी हुई है कि जो टोटल CMPF, CMPS और EDCPS में कंपनी जो टोटल कंट्रीब्यूट करती है, अगर एनुअली वो 7,50,000 से क्रॉस कर जाता है तो वो जो क्रॉस की गई जो अमाउंट है वो ही सिर्फ टैक्सेबल बनती है। अगर इन तीनों का जो टोटल अमाउंट है वो अगर एनुअली 7,50,000 से कम रहता है तो वो अमाउंट टैक्सेबल नहीं बनती है। रिटायरमेंट के टाइम पे जो हम लोग 2/3 एन्युटी परचेज करते हैं, पेंशन में कन्वर्ट करते हैं, मंथली पेंशन में कन्वर्ट करते हैं, उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं लगता है, या उसे सर्विस प्रोवाइडर को जो ट्रांसफर करते हैं उसमें एक GST की इम्प्लीकेशन आता है। उसके अलावा उसके ऊपर इनकम टैक्स का कोई इम्प्लीकेशन नहीं आता है। रिटायरमेंट के टाइम पे जो 1/3 कॉर्पस होता है जिसे रिटायर्ड एग्जीक्यूटिव विड्रॉ कर सकता है वो भी टैक्स फ्री रहता है, और एग्जीक्यूटिव की जो मंथली पेंशन बनती है उसके ऊपर एग्जीक्यूटिव को जो उसका जो टैक्स स्लैब है उसके अकॉर्डिंग एनुअली टैक्स देना पड़ता है। जो पेंशन का जो कंपैरेटिव स्टेटमेंट है और एक जो हर एक एग्जीक्यूटिव का जो एक LIC ID रहता है उसका कोल इंडिया की वेबसाइट पे जो लिंक है वो मैंने यहाँ पे शो किया है। तो उसको हम कोल इंडिया की वेबसाइट पे जाएंगे, नेक्स्ट हम लोग एम्प्लॉय कॉर्नर पे जाएंगे। एम्प्लॉय कॉर्नर पे क्लिक करेंगे तो वहाँ एक ऑप्शन मिलेगा CIL एग्जीक्यूटिव डिफाइंड कंट्रीब्यूशन पेंशन स्कीम, उस पर क्लिक करेंगे। यहाँ क्लिक करने पे ये एक पेज ओपन होगा तो जिसके ऊपर यहाँ पे ये ऑप्शन है नो योर LIC ID एंड पॉलिसी नंबर। इस पे क्लिक करके एक फाइल डाउनलोड हो जाएगी जिसमें हमारा LIC ID और हमारा जो पॉलिसी नंबर है वो हम लोग जान सकते हैं। वो एम्प्लॉय वाइज एक लिस्ट रहेगा, तो आप अपने EIS नंबर से हमारा जो एम्प्लॉय कोड है उससे हम लोग उसे फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट है ऑप्शन फॉर्म। रिटायरमेंट के टाइम पे जो ऑप्शन फॉर्म फिल करते हैं उसका लिंक भी इसी पेज पे है। तो यहाँ क्लिक करके एक ऑप्शन फॉर्म ओपन होता है, उस ऑप्शन फॉर्म पे फिल करके हम लोग अपना जो पेंशन प्लान है या जो हमारी एन्युटी है उसको हम लोग एन्युटी जो स्कीम है उसको हम लोग चूज कर सकते हैं। और यहाँ नीचे की साइड में कंपैरेटिव स्टेटमेंट का लिंक है, तो यहाँ क्लिक करके हम लोग कंपैरेटिव स्टेटमेंट है उसे भी डाउनलोड कर सकते हैं, और डाउनलोड करके हम लोग पूरा उसको कंपेयर कर सकते हैं कि हमारे लिए कौन सा सर्विस प्रोवाइडर कितनी अच्छी पेंशन स्कीम प्रोवाइड कर रहा है। नेक्स्ट है LIC पोर्टल रजिस्ट्रेशन एंड लॉगिन प्रोसेस, कि कोई भी इंडिविजुअल एग्जीक्यूटिव है वो अपना जो पेंशन अकाउंट है उसे कैसे
LIC के जो पोर्टल है उस पर कैसे देख सकता है, कैसे व्यू कर सकता है, अपनी कंट्रीब्यूशन को कैसे जान सकता है। उसके लिए हम लोग सबसे पहले फर्स्ट लॉगिन करेंगे www.licindia.in। licindia.in के ऊपर ये ऑप्शन है ग्रुप बिजनेस पे क्लिक करेंगे तो इसमें एक ऑप्शन ड्रॉप डाउन में एक ऑप्शन मिलेगा ग्रुप कस्टमर या एन्यूटेंट लॉगिन। इस पे क्लिक करेंगे तो ये नेक्स्ट पेज ओपन होगा। यहाँ पे क्लिक हेयर फॉर ग्रुप कस्टमर या एन्यूटेंट लॉगिन के ऊपर क्लिक करेंगे। एक नेक्स्ट लॉगिन एंड रजिस्ट्रेशन का पेज ओपन होगा। अगर आपको रजिस्ट्रेशन करना है तो यहाँ क्लिक हेयर पे क्लिक करेंगे और एक रजिस्ट्रेशन पेज ओपन हो जाएगा जिसमें कुछ इन्फॉर्मेशन आप फिल करके अगर पहले से रजिस्टर्ड नहीं है तो रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, और अगर आप ऑलरेडी रजिस्टर्ड है तो इसी पेज पे आप अपना यूज़र आईडी और पासवर्ड डाल के आप लॉगिन कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन का जो पेज है वो इस तरीके से शो होगा और उसमें आपको ये कुछ इन्फॉर्मेशन है वो फिल करनी पड़ेगी। उसमें एक ग्रुप एन्युटी नंबर है, जो पॉलिसी नंबर रहता है उसको आपको यहाँ फिल करना पड़ेगा, जिसका लिंक मैंने ऑलरेडी इसी वीडियो में पहले आपको एक्सप्लेन कर दिया था। तो वहाँ से आप अपना ग्रुप एन्युटी नंबर चेक करके यहाँ फिल करेंगे और उसके बेसिस पे आप डेट ऑफ बर्थ और ये ईमेल और पैन नंबर डाल के आप रजिस्टर कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ में। तब तक के लिए गुड बाय, खमा गनी।